वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हरियाणा स्पेशल के लिए सिलेबस में लगी हुई महत्वपूर्ण कहानी राही को लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे। कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग छोटे छोटे तथ्य कुछ कहानी के विषय में जो इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हें जान लेते हैं। तो राही कहानी की लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। राही कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1941 ईस्वी। यह हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। राही कहानी सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में संकलित है। सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष 1947 ईस्वी है। इस संग्रह में कुल 14 कहानियां हैं, जिसमें राही कहानी प्रमुख है। राही कहानी के प्रमुख पात्र कौन हैं? तो इसमें ज़्यादा पात्र नहीं है। इसमें मुख्य पात्र कितने हैं? 2 पात्र हैं, राही और अनीता। आगे अपनी कहानी को हम लोग लाइन बाय लाइन रीडिंग करते हैं, क्योंकि कहानियों से कुछ ऐसे तथ्य बना दिए जाते हैं, ऐसी पंक्तियां दे दी जाती हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप लगाने के लिए दे दी जाती है। जब तक हम पूरी कहानी को नहीं पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन तो हम कहानी की पंक्तियों को नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए कहानी पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो स्टार्ट यहाँ से होता है, तेरा नाम क्या है? तो राही आंसर देती है राही। थोड़ी चीज़ें ये जान लेते हैं कि ये पूरा संवाद जेल के अंदर हो रहा है। राही जेल में बंद है और वह अनाज चोरी के जुर्म में जेल गई है। अब देखते हैं कि तेरा नाम क्या है? तो बोलती है राही। तुझे किस अपराध में सजा हुई है? चोरी की थी सरकार। सरकार किसे कह रही है? अनीता को। चोरी क्या चुराया था? नाच की गठरी। कितना नाच था? होगा 5-6 सेर। और सज़ा कितने दिन की है? साल भर की। यानी सज़ा कितनी थी? 1 साल की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार। हमारी जाति मांगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं। यानी जो मांगरोरी जाति होती है उसे मजदूरी करने का भी अधिकार नहीं था इस देश में, कि वह मजदूरी के पैसे, क्योंकि मांगरोरी जाति सिर्फ मांग कर खा सकती थी। तो राही की जाति याद रखना कौन थी? मांगरोरी। और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था। यह राही बता रही है अनीता से। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा। बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ ना मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था। उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाच की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली। बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। फिर राही कह रही, हम गरीबों की कौन नहीं सुनता? मतलब हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। राही ने कहा, अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उनका बाप है, अनीता ने कहा। यानी अनीता कह रही है, क्या वह अपने पिता के पास है? राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उनका बाप मर गया सरकार। यानी उनके पिता की भी मृत्यु हो चुकी और माता जेल में बंद है। जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में वह मर गया। राही के पिता को भी जेल में की सज़ा हुई थी और वहीं अस्पताल में पुलिस वालों ने मारा था और वहीं से अस्पताल गया और वहीं अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। अब बच्चों का कोई नहीं है, तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा? वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार। राही ने कहा, ताड़ी पीने को गया था। 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। 1909 में 109 में उसका चालान करके साल भर की सज़ा दिला दी, वहीं वह मर गया। तो राही का पति क्या करने गया था? ये तथ्य इंपॉर्टेंट है कि ताड़ी पीने गया था। और उसकी चालान कैसे कटी थी? 109 में उसका चालान कटा था। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। उसके बाद अनीता इस बात पर चिंतन करती हुई, अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले उसे B क्लास दिया गया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे A क्लास दिलवा दिया।
ये क्या चीज़ है, ये जेल की एक सुविधाएं होती, ए क्लास वालों को ज़्यादा सुविधा दी जाती, बी क्लास वालों को उससे कम, फिर और जो होते होंगे उसके स्टेप उससे कम सुविधाएं होती होंगी। तो अनीता के घर वाले ने उसको ए क्लास दिलवा दिया था। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार है ही, यानी सारी सुविधाएं सबको भोगने का अधिकार है, लेकिन जो गरीब हैं उनको कम से कम खाने और पहनने का अधिकार तो होना चाहिए। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण, यह सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। यानी जिसका बाप नहीं है, जिसकी माँ जेल में है, उसके बच्चों का तो ख्याल करना चाहिए, जो उन्हें भूखे तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। एक ओर तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन में कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम लोग हैं जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। यानी सत्याग्रह के कारण जेल आए हुए हैं। हमें कोई कष्ट यहाँ नहीं हो रहा है, बी क्लास में ए क्लास में करवा दिए जा रहे हैं। हमें आम तौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, क्योंकि हमें सत्याग्रह के जुर्म में आए हैं। फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हमें जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं, यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना कर आत्मगौरव का अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरे से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। यानी जैसे ही सत्याग्रह से जेल से छूटते हैं, जब कांग्रेस के हाथ में सत्ता आती है। जब यह कहानी लिखी गई उतने समय देश में एक पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी। ये वही बताया जा रहा है कि कांग्रेस के हाथ में राज की सत्ता आते ही जो लोग सत्याग्रह के उस जुर्म में जेल गए थे, उन्हें मिनिस्ट्री, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और जितने पद होते हैं वो दे दिए जाते हैं। अनीता सोच रही थी, ये 2023 में क्वेश्चन आया था कि कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे, यूजीसी नेट का है, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस के भक्त बन गए हैं, खद्दर पहनने लगे हैं, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे हैं। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? यानी यह देशभक्ति नहीं है या तो सत्ता भक्ति है। अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था। यानी वह सब चीज़ें अपने कहाँ मन में सोच रही थी, किसी से बातें करते हुए नहीं कह रही है। वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर से काट रहा हो। अनीता की विचारावली, यानी विचारों की जो पंक्तियाँ हैं, विचारों के जो प्रश्न उठ रहे थे, विचारों के माध्यम से अनीता को ही खाए जा रही थी। उसी बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्मानुभूति भी। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। किसके? राही जैसे लोगों के। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ सेवा भी कर सके, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की है। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। क्वेश्चन बन सकता है, राही कहानी के अनुसार हमारा वास्तविक देश कहाँ है? तो हमारा वास्तविक देश तो देहातों में है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार है। अशिक्षा और अज्ञान इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। यानी यह कितनी बड़ी विडंबना है कि लोग जहां अपने बच्चों को पढ़ने लिखने और जीवन को संवारने की शिक्षा देते हैं, तो मांगरूरी जाति के लोग अपने बच्चे, अपनी माता बहुओं पुत्रियों को चोरी करने की शिक्षा देती हैं। और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। यानी वो अपने कर्तव्यों को तक नहीं जानती। संविधान के विषय में जानना तो उनके लिए बहुत दूर की बात है कि उनके लिए संविधान में भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते।
आज यहाँ डेरा डाल के रहे तो कल दूसरी जगह चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो फिर 1-2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? यानी ऐसा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य है भी अथवा नहीं, यदि नहीं तो विचारादर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जननायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता है? यानी हमारे युग पुरुष जननायक क्यों बनते हैं? इन गरीब दुखियों के दुख के निवारण के लिए बनते हैं। जब इनका उनसे दुख निवारण नहीं हो रहा है तो उनकी आवश्यकता ही क्या है? यानी उनकी आवश्यकता नहीं है। इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य असत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? मानवीयता से बढ़कर यहाँ क्या कहा गया है? मानवीयता से बढ़कर कोई मानव धर्म नहीं है। पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण है। राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। जीवन की साधना क्या होनी चाहिए? तो राही जैसी भोली भाली गुमराह, जिनके बच्चे सड़कों पर मारने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, उनकी सेवा में है। सत्याग्रही की यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों ना हो? देशभक्ति का यही मापदंड क्यों ना बने? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वह इसी प्रकार को सोचते सोचते सो गई। रात को उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मांगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई। वह सपना देख रही है कि मांगरोरी के गांव में पहुंच गई। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोला। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं। यानी इनको भी कुटीर उद्योग में यदि लगाया जाए तो ये भी विकास कर सकती है, पैसे कमा सकती हैं। लेकिन उनके अंदर ऐसी मानसिकता बना दी गई है कि वह मजदूरी भी नहीं कर सकती। मजदूरी करेंगी तो कोई पैसे नहीं देगा, क्योंकि उनकी जाति क्या है? मांगरोरी है। दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनकते हैं। शाम को रोज़ उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती हैं और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। यानी वो पढ़ी लिखी तो है नहीं, तो उन्हें उनकी भाषा में भी समझाया जाता है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। यानी जो भीख मांगते थे, चोरी करते थे, यदि उन्हें सही राह पर लाया जाए तो क्या वह नहीं जीवन जी सकते हैं एक सच्चा अच्छा? अर्थात जी सकते हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। ये सब बातें अनीता क्या है? स्वप्न में सोच रही है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी कि रात में वह देर से सोई थी, मतलब ऐसी बातें सोच करके। सुबह 7 बजे तक भी उसकी नींद खुल नहीं पाई। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त के छोड़ी जा रही हैं। तो अनीता सारी रात इन्हीं बातों को सोचती रही और उसकी सुबह कितने बजे तक नींद नहीं खुली थी? तो 7 बजे तक उसकी नींद नहीं खुली थी। ये पॉइंट याद रखना। और जब 7 बजे ही जेलर जगाने आई है, लेडी जेलर, अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर घर चली गई। यानी वह सत्याग्रह तो करेगी, देश की सेवा तो करेगी, लेकिन इस मजदूरों के माध्यम से करेगी। इन मांगरोरी जाति वाले लोगों के लिए करेगी, उन लोगों के लिए करेगी जो देश में इधर उधर भिक्षा मांग रहे हैं, भटक रहे हैं। इन लोगों के लिए क्या करेगी? तो इसमें 2-3 की पॉइंट थे जिन्हें याद रखना था कि उसकी जो राही के पति की मृत्यु हुई थी वह पुलिस की मार से हुई थी। सुबह 7 बजे तक जो अनीता की नींद नहीं खुली थी। राही की जाति थी मांगरोरी। राही ने जो अनाज चुराया था वह कितना था? 5-6 शेर था। और किस जुर्म में जेल गई थी? तो राही अनाज चोरी की जुर्म में जेल गई थी। इतना ही हमारी का छोटी सी कहानी थी और काफ़ी प्रभावशाली कहानी थी। हम लोगों ने इसे पढ़ा है। आशा करते हैं ये आपको बेहतर समझ में आएगी। इससे कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो बाहर नहीं जा सकता है। थैंक यू।